तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग जैसा कि आपको बताए थे कि केमिस्ट्री हम लोग शुरू कर चुके हैं और हमने केमिस्ट्री में पहला जो अध्याय है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसको पढ़ाना भी शुरू कर दिया है। पहली वीडियो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखी और आज ये दूसरा वीडियो रहने वाला है और हम दिन के हिसाब से आपको पढ़ाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, यानी आपका पहला दिन था डे 1, आज है आपका डे 2। और जो भी साथी शुरू से आपका विज्ञान पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर वीडियो के बाद दे दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, आप वहां से जाकर आपका पीडीएफ भी ले सकते हो, ताकि जो अब आप रिवीजन करो तो आपके पास पीडीएफ और वीडियो दोनों रहे तो आप आराम से रिवीजन कर पाओ। तो कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया की हम लोग पहचान कैसे करते हैं और रासायनिक समीकरण क्या होता है। यहाँ तक तो हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया था। आज देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए ये सारे टॉपिक कल हमने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिएगा, हम प्लेलिस्ट बना देंगे, आप प्लेलिस्ट से भी आराम से मतलब पूरा का पूरा क्लास वाइज आराम से देख सकते हो। ये सारा चीज़ हम कल आपको पढ़ा दिए थे। आज क्या पढ़ाना है, ये टॉपिक रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका। रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका क्या होता है। देखिए जब आप रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं ऐसा कुछ करके पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यही पूछते हैं टीचर कि जब प्रैक्टिकल होता है या वाइवा होता है तो रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले आपको तरीका पता करना होता है कि तरीका क्या होता है। तो देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक तीर होता है, ध्यान से समझिएगा, ये क्या होता है, एक तीर। और इस तरफ क्या होता है, इस तरफ आपका होता है अभिकारक। इस तरफ क्या होता है, अभिकारक होता है। अभिकारक किसे कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये अकेला भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। इस तीर के इस तरफ क्या होता है, उत्पाद होता है। इस तीर के इस तरफ क्या होता है, आपका उत्पाद होता है। तो यहाँ पर जो पहला तरीका है वो तो यही है कि आप अभिकारक को तीर के टेल की तरफ रखिए, पूंछ की तरफ रखिए। ठीक है, अभिकारक हमेशा बाएं साइड रखे जाता है। उसके बाद जो रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात जो हमारा रिजल्ट आता है जिसे हम लोग उत्पाद बोलते हैं, उसको आप हमेशा दाहिने साइड रखिए, एरो के साइड रखिए। यानी तीर की तरफ जो रहता है वो हमारा उत्पाद रहता है और तीर के पूंछ की तरफ यानी टेल की तरफ जो रहता है वो हमारा क्या होता है, अभिकारक होता है। अभिकारक किसे कहते हैं, हमने आपको समझाया कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। उत्पाद क्या होता है, अभिक्रिया के तुरंत पश्चात जो हमारा रिजल्ट आता है वही हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग दही को दूध को जमाते हैं, क्या करते हैं, दूध को जमा देते हैं, मतलब उसमें खटाई डाल देते हैं, वो फटने लगता है। तो दूध आगे चलकर रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात क्या बन जाता है, दही बन जाता है। तो ये जो दूध है आपका, ये क्या है, एक तरीके से ये दूध आपका अभिकारक है। दूध क्या है आपका, अभिकारक है। और जो दही बना ये क्या बना, आपका उत्पाद बना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतने सरल एग्जाम्पल से तो आराम से ही समझ में आ गया होगा। तो रासायनिक समीकरण लिखने का पहला तरीका क्या है, तीर के बाएं साइड आपको अभिकारक लिखना है, जो कि अकेला भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है। और तीर के एरो के तरफ यानी जिस तरफ तीर है उस तरफ आप उत्पाद लिखिएगा, यानी दाहिने साइड उत्पाद लिखा जाता है। अब उत्पाद भी एक हो सकता है, दो हो सकता है या दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो तरीका क्या है वो ये है। दूसरा तरीका ये होता है कि जब आपके पास एक या एक से अधिक उत्पाद बनते हैं या आप एक या एक से अधिक अभिकारक लेकर रासायनिक अभिक्रिया करवाते हो। जैसे मान लेते हैं हमने दो अभिकारक लिया ए और बी और रासायनिक अभिक्रिया करवा दिया और हमारे पास उत्पाद बना सी और डी।
तो यहाँ पर आप गौर करिएगा कि मैंने यहाँ पर प्लस चिन्ह लगाया है। क्या चिन्ह लगाया है? दोनों तरफ प्लस चिन्ह लगाया है। यानी अगर आप एक से अधिक उत्पाद लेते हो या एक से अधिक अभिकारक लेते हो तो उनको दर्शाने के लिए हम लोग बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण के लिखने का दो तरीका होता है। पहला, तो आप बीच में ऐसे एरो लगा दोगे। एरो के जो टेल की तरफ रहेगा यानी जो पूंछ की तरफ रहेगा बाएं साइड, उसको बोला जाता है अभिकारक। और जो तीर की तरफ रहता है यानी एरो की तरफ रहता है उसको बोला जाता है उत्पाद। ठीक है, उसके बाद अगर आपने अभिकारक एक या एक से अधिक ले लिया है तो एक या एक से अधिक उत्पाद को दर्शाने के लिए बीच में जो प्लस चिन्ह है इसका इस्तेमाल किया जाता है। या अभिक्रिया के पश्चात अगर आपका एक से अधिक उत्पाद बनता है तो वहां पर भी कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? आपका प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है समझ में आ गया होगा। यही दो तरीके हैं जिनकी मदद से आप रासायनिक समीकरण आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक तो समझ में आया है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हम आपका पूरा का पूरा यहाँ पर टॉपिक वाइज कवर करवा रहे हैं, तो आराम से हमारे साथ पढ़ते चलिए और चीज़ों को समझते चलिए। आपका कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक आपका यहाँ पर है रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या करें, संतुलित कैसे करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये शिकायत रहता है कि सर हम केमिस्ट्री तो पढ़ लिए, पहला पाठ भी खत्म हो गया, लेकिन हम तो यही नहीं जानते कि रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है। जबकि हकीकत ये है कि यूपी बोर्ड में 4 नंबर में ये आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो 4 नंबर का प्रश्न है उसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये तो सीखना पड़ेगा कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें, क्योंकि संतुलित करना आता है आपके बोर्ड पेपर में। तो चलिए हम लोग रासायनिक समीकरण को, रासायनिक जो आपका फार्मूला होता है उसको लिख कर तब समझते हैं। क्योंकि जब आप रासायनिक समीकरण के फार्मूले को लिखते हो तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिना कुछ याद किए, बिना कुछ इधर उधर ज्ञान लगाए आराम से आप समीकरण संतुलित करना सीख जाओगे। कैसे? देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास है सोडियम, हमारे पास क्या है? सोडियम। हमने पहला एग्जाम्पल लिया कि मेरे पास सोडियम है और हमारे पास है जल। हमारे पास क्या है? जल। अब इसकी अभिक्रिया करवा दिए, तो इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो आपका आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। फिर प्लस जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है? यहाँ पर निकल जाता है। तो आप यहाँ पर देखो हमारे पास कितने अभिकारक हैं? 2 अभिकारक हैं। एक तो है आपका सोडियम, दूसरा है आपका जल। और कितने उत्पाद हैं? 2 उत्पाद हैं। एक तो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक तो आपका है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये हमारा क्या है? सोडियम है और ये हमारा क्या है? जल है। तो ये हमारा क्या है? सोडियम यहाँ पे लिख देते हैं हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास 2 ठो अभिकारक हैं और 2 ठो उत्पाद हैं। तो इसको समीकरण को देखते हैं संतुलित कैसे करना है। संतुलित करने के लिए आपको सबसे पहले दोनों पदों में जो संख्या होनी चाहिए, चाहे वो सोडियम की हो, चाहे वो हाइड्रोजन की हो, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, वो बराबर होनी चाहिए। तो आप देख रहे हो दोनों पक्ष में सोडियम है, दोनों पक्ष में हाइड्रोजन है और दोनों ही पक्ष में ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट खेल होता है वो ये होता है, जो बच्चे समझ नहीं पाते वो ये कि यहाँ पर इसको बराबर कैसे दिखाना है। आप अगर गणित का थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप पूरा का पूरा समीकरण संतुलित करना सीख जाओगे। कैसे? देखिए दिमाग हम लोग लगाना शुरू करते हैं। दिमाग ये होता है, सबसे पहले जो सबसे कम नंबर का संख्या होता है, जो सबसे कम नंबर का तत्व होता है उसे संतुलित किया जाता है। जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पर एक को ऑक्सीजन है और एक को क्या है? सोडियम है। तो शुरुआत हम लोग इसी से करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले सोडियम को देखते हैं। सोडियम एक देखिए इस तरफ है। अब यहीं से समझिएगा
जो बच्चा यहाँ पर आराम से ये चीज़ें समझ गया, वो पूरा का पूरा यहाँ पर समीकरण संतुलित करना सीख जाएगा। इसलिए बड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक को यहाँ पर क्या है, सोडियम है। इस तरफ देखिए कितने सोडियम है, तो आप कहोगे सर एक ही ठो सोडियम है, यहाँ पर Na। उसके बाद सोडियम देख रहे हैं दोनों में बराबर है। उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास हाइड्रोजन और एक हमारे पास होता है ऑक्सीजन। यहाँ पर ये जो H2 लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन दो ठो है। हाइड्रोजन कितना है, दो है। हाइड्रोजन कितना हो गया आपका, दो हो गया। अब आप यहाँ पर देखो तो इस तरफ आओ, देखो इसमें हाइड्रोजन कितना है, तो देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और यहाँ H2 लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, H2, मतलब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। तो इसमें कुल मिला जुला कर कितने हाइड्रोजन हो गए, इस तरफ आप देखो तो कुल मिला जुला कर हमारे पास तीन हाइड्रोजन हो गए, दो यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब इस तरफ तो हमारे पास दो ही हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमको एक हाइड्रोजन और चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हम लोगों के पास एक हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या बाहर से हाइड्रोजन ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि जो हम लोग अभिकारक लिए हैं उसी को हमारा रिएक्शन होना है और उसी से क्या बनना है, उसी से हमारा उत्पाद बनना है। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग गणित का दिमाग लगाएंगे, मैथ का दिमाग ये लगाएंगे कि अगर हम लोग यहाँ पर दो से गुणा करवा दें, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसमें हम लोग क्या करवा दें, दो से गुणा। अब देखिए दो से गुणा करवाने का फायदा क्या है, फायदा ये है कि यहाँ पर जो सोडियम आपका एक हुआ करता था, यहाँ पर जो आपका सोडियम एक हुआ करता था, अब ये सोडियम हो गया दो। क्योंकि दो से गुणा करवाने का मतलब सोडियम कितना हो गया, दो ठो हो गया। अब दो ठो अगर हम देख रहे हैं सोडियम हो गया, तो यहाँ केवल दो थे सोडियम से ही गुणा नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन में भी गुणा हो रहा है। तो दो ठो हमारा ऑक्सीजन भी हो गया, जहां पर पहले ये ऑक्सीजन एक हुआ करता था, अब ये कितना हो गया, अब ये दो ठो ऑक्सीजन हो गया। कितना ऑक्सीजन हो गया, दो ठो। उसके बाद आप कहोगे सर तब ये जो हाइड्रोजन है जहां आप ये एक लिखे हो, क्या ये भी दो हो गया, तो हाँ, गुणा देखिए सब में होता है। यहाँ पर दो ठो सोडियम हो गया, दो ठो ऑक्सीजन हो गया, दो ठो हाइड्रोजन हो गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जब दो ठो सोडियम इस तरफ हो गया, दो ठो ऑक्सीजन इस तरफ हो गया, तो आप देखो इस वाले पक्ष में, इस वाले पक्ष में तो सोडियम एक ही ठो है। तो ऐसा क्या कर दिया जाए कि सोडियम दो ठो हो जाए। तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो सोडियम एक खो है इसमें हम लोग दो से गुणा करवा देते हैं, तो यहाँ पर अब जो सोडियम हो गया वो दो हो गया। तो यहाँ पर सोडियम कितना हो गया, दो। तो सोडियम इस तरफ भी कितना हो गया, दो। तो सोडियम और सोडियम तो बराबर हो गए। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन का, जहां पर हमारा समस्या उत्पन्न हो रहा था। समस्या उत्पन्न ये हो रहा था कि इस वाले पक्ष में केवल दो ही हाइड्रोजन थे। अब इस वाले पक्ष में कितने हाइड्रोजन हो गए, दो यहाँ पर हो गए और दो यहाँ पर हो गए। तो दो और दो कितने हाइड्रोजन हो गए आपके, आप कहोगे सर चार हाइड्रोजन हो गए। कितने हाइड्रोजन हो गए आपके, चार। किस पक्ष में, आपका दाहिने वाले पक्ष में। तो बायां वाला पक्ष हमारा दो ही है। तो अगर हम यहाँ पर दो हाइड्रोजन का और गुणा करवा दें, अगर हम यहाँ पर दो हाइड्रोजन का और गुणा करवा दें, यहाँ पर दो हाइड्रोजन का और गुणा करवा दें, तो यहाँ पर हमारा जो पूरा का पूरा खेल है वो सही हो जाएगा। कैसे, दो से जब आप H2O में गुणा करवाते हो तो दोनों में गुणा होता है। देखिए दो का इस दो में गुणा होगा तो दो दूना कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन अब चार हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, अब हाइड्रोजन आपका चार हो गया, दो दूना के चार। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जो पहले एक हुआ करता था, अब दो से गुणा करा दिए हैं, तो यही ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, अब यही ऑक्सीजन दो ठो हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का गुणा हो गया दो का दो में, तो दो दूना चार ठो हाइड्रोजन हो गया। और एक ऑक्सीजन था तो एक ऑक्सीजन में दो से गुणा करा दिए तो दो ठो ऑक्सीजन हो गया। इधर भी देखिए दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी दो ऑक्सीजन है, इधर चार हाइड्रोजन है, इधर भी चार हाइड्रोजन है, दो यहाँ पर है दो यहाँ पर है, तो चार हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। इधर हमारे पास दो ठो सोडियम है
इधर भी 2 ठो सोडियम हो गया, तो हमारा सोडियम भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमारा ये जो समीकरण है ये पूरी तरीके से कैसा समीकरण बन चुका है, एक तरीके से ये संतुलित समीकरण बन चुका है। कैसा समीकरण बन चुका है, ये संतुलित समीकरण बन चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो हम समझाए हैं बहुत ही आराम से आपको समझ में आया होगा। अगर आपने ये चीज़ें समझ ली तो आप समझ जाइए कि बोर्ड पेपर में जो 4 नंबर के प्रश्न होते हैं उनको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके आओगे। उसमें होता कुछ नहीं है, दाहिने साइड और बाएं साइड नाम लिखे होते हैं हिंदी में, और उन्हीं हिंदी से हमको रासायनिक सूत्र बनाना होता है और उन्हीं सूत्रों को जाकर आपका संतुलित करना होता है। उसी के लिए बोर्ड हमको नंबर देता है, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ पर सीखे रहेंगे तो वहाँ पर एकदम बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा पहला एग्जाम्पल। ऐसे हम आपको और एग्जाम्पल देकर समझाने वाले हैं। तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिए हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो यहाँ पर क्या है, एक दो एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास है एल। क्या है, एल, यानी आपका यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका यहाँ पर H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अब अभिक्रिया जब हुआ तो अभिक्रिया होने के पश्चात बना क्या, यहाँ पर Al2SO4 का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस बोलते हैं, और इधर बन गया क्या, H2 बन गया। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि ये वाला जो पक्ष है, ये वाला पक्ष ये हमारा अभिकारक है और ये वाला पक्ष हमारा क्या है, उत्पाद है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो इस तरफ है Al यानी एल्यूमिनियम है, ठीक है, और इस तरफ है आपका H2SO4 यानी आप इसे बोल सकते हो सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट। और यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना, यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट बना, Al2SO4 का होल थ्राइस, यानी ये बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट, और क्या बना, हाइड्रोजन बना। यानी हमारे पास दो अभिकारक थे तो दो उत्पाद बने। लेकिन हमको किस पर चीज पर फोकस करना है, हमको फोकस इस चीज पर करना है कि क्या ये संतुलित है, क्या ये हमारा समीकरण संतुलित है। अगर संतुलित है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम लोग सीखेंगे कि कैसे संतुलित किया जाता है। तो सबसे पहले जो सबसे कम है उस तरफ से शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे कम क्या है, अगर आप इस साइड देखो तो एल्यूमिनियम 1 खो है, हाइड्रोजन 2 ठो है, और सल्फर 1 खो है, ऑक्सीजन 4 ठो है, ठीक है। इस तरफ एल्यूमिनियम कितना है, 2 ठो है, सल्फर कितना है, देखिए 3 का इसके साथ गुणा होगा तो सल्फर कितना हो गया, 3 हो गया, और ये जो 4 ठो ऑक्सीजन है इसका इसके साथ गुणा होगा तो जो आपका यहाँ पर ऑक्सीजन है वो कितना हो गया, 4 तिहाई 12, तो 12 हो गया ऑक्सीजन। और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 ठो हाइड्रोजन है। तो आप देखो हाइड्रोजन तो संतुलित है, 2 ठो इस तरफ है 2 ठो इस तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 1 खो है और यहाँ पर 2 ठो है, तो अगर हम इसमें 2 से गुणा करवा दें तो जो हमारा एल्यूमिनियम है वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये 1 न रहकर क्या हो गया है आपका, यहाँ पर ये 2 हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर भी 2 है तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, संतुलित हो गए, बराबर हो गए। हाइड्रोजन बराबर हो गया और एल्यूमिनियम बराबर हो गया। अब बराबर करते हैं यहाँ पर हम लोग एक तरीके से सल्फर को, तो सल्फर यहाँ पर 3 ठो है और यहाँ पर है 1 खो। तो क्या किया जाए, तो अगर आप ध्यान से देखो तो कुल मिला जुला कर अगर आप SO4 को 1 खो मानो, SO4 को क्या मान लो, 1 मानो, SO4 को 1 मानो, तो आप ध्यान दो कि वो 3 ठो इधर हो गया है, इधर कितना हो गया है, इधर ये हो गया है 3। आप देखो SO4 अब ये अकेला नहीं है, अगर हम इसको हटा दें पूरा, इसको पूरा का पूरा हम 1 माने
इसको हम पूरा का पूरा क्या मान लिए, 1 मान लिए। तो आप यहाँ पर देखो ये 3 ठो हो चुका है। कितना हो चुका है, 3। तो इसका मतलब ये है कि इधर ये 3 ठो है और इधर ये 1 है। कैसे बराबर होगा, तो आप कहोगे सर इसमें 3 से गुणा करवा दीजिए। जैसे ही आप इनसे 3 से गुणा कराओगे तो 1 का 3 में गुणा होगा तो ये भी 3 ठो हो जाएगा, और ये भी कितना हो गया, 3 ठो हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। लेकिन इससे किसका कंडीशन खराब हो गया, तो इससे खराब हो गया कंडीशन हाइड्रोजन का। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आप देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हुआ करता था, लेकिन 3 से गुणा होने के बाद, 3 से गुणा होने के बाद अगर हम गुणा करा दें तो अब हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हो चुका है। हाइड्रोजन कितना हो चुका है आपका, यहाँ पर 6 हो चुका है। और इधर आप देखो तो हाइड्रोजन आपका 2 ठो था। तो क्या ये दोनों पक्ष बराबर हैं, आप कहोगे सर एल्यूमिनियम बराबर हो गया, SO4 बराबर हो गया, लेकिन आपका हाइड्रोजन अभी भी नहीं बराबर है। तो क्या किया जाए, आप कहोगे सर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और हमको लाना कितना है, हमको लाना है 3 ठो हाइड्रोजन। तो अगर हम यहाँ पर 3 से गुणा करा दें, अगर हम यहाँ पर 3 से ऐसे गुणा करा दें तो ये हो जाएगा 3 दूना 6। तो अब हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 6। तो हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6। इधर ये 3 से गुणा करके SO3 3, SO4 3 ठो बन गया। इधर भी आप देख रहे हो यहाँ पर ये 3 ठो है। एल्यूमिनियम 2 ठो है, एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 ठो है। इसका मतलब ये है कि अब हमारा जो समीकरण है वो पूरी तरीके से संतुलित हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये जो संतुलन का वीडियो है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको एक एग्जाम्पल और देके समझाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक को चेंज करेंगे, क्योंकि हम मान कर चलते हैं कि अगर आप ये 3 एग्जाम्पल समझ गए तो आपको समीकरण संतुलित करना एकदम बेहतरीन तरीके से आ चुका होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो अगला एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगला एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर ये है एक तरीके से तीसरा एग्जाम्पल। यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल लिख देते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर आपका है KCl, ठीक है, और O3 है। अगर हम इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं, अगर हम इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं MnO2 की उपस्थिति में, तो बनता है आपका KCl और उसके बाद O2। इसको हमको क्या करना है, संतुलित करना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर मान लेते हैं कि हमको समीकरण संतुलित करना आ रहा है, लेकिन हमको उस केमिकल का नाम ही नहीं पता, तो हम लोग क्या करें, क्या हम लोग उसको संतुलित नहीं कर पाएंगे। तो देखिए जरूरी नहीं है कि हमको समीकरण का जो फार्मूला है, जो सूत्र है, वो उसका नाम हमको पता हो। जैसे बहुत सारे बच्चों को ये वाला नाम नहीं पता होगा, इसे तो पोटेशियम क्लोराइड बोल देंगे, लेकिन इसको क्या बोल देंगे, पोटेशियम ऑक्सी क्लोराइड। तो बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, इसका नाम ही नहीं पता होता। ठीक है, तो जब नाम नहीं पता होता तो वो लोग क्या समीकरण को संतुलित नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, देखिए जब भी समीकरण संतुलित करना पूछा जाता है तो उसमें ये नहीं पूछता कि समीकरण का नाम क्या है, वो ये पूछता है, हिंदी में वो नाम दिया रहेगा, आप उसका केमिकल फार्मूला लिखोगे, फार्मूला लिखने के बाद उसको संतुलित करोगे। तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर ध्यान ये देना पड़ेगा कि जो वो हिंदी में नाम लिखा है उसका फार्मूला आपको केमिकल वाला पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हिंदी में लिखा है, आप उसका केमिकल फार्मूला ही नहीं लिख पा रहे हो। अगर ऐसा हुआ तो आप समीकरण को संतुलित नहीं कर पाओगे। जैसे कोई हमसे बोल दिया कि पोटेशियम क्लोराइड लिखना है, अब हमको हिंदी में लिखा है पोटेशियम क्लोराइड और हम उसका केमिकल वाला फार्मूला ही नहीं जान रहे, तो क्या लगता है कि क्या मैं समीकरण को संतुलित कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि जब तक आप ये वाला फार्मूला नहीं लिखोगे, जब तक ये वाला फार्मूला नहीं लिखोगे तब तक आप संतुलित कर ही नहीं सकते। हिंदी में लिखा रहेगा, उसको कैसे आप संतुलित करोगे। इसीलिए यहाँ पर आपको भले ही उसका नाम ना पता रहे, लेकिन अगर आपको उसका फार्मूला पता है या लिखा है और उसको संतुलित करना है तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे अगर हम इसमें करें तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि के यहाँ पर 1 खो है
तो के भी यहाँ पर एक खो है, Cl यहाँ पर एक खो है, तो Cl भी यहाँ पर एक खो है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन है 3। तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए करना ये पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा करवा देते हैं, 2 से गुणा करवाने पर ये जो पोटेशियम है ये भी 2 ठो हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 ठो हो जाएगा। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये 3 ठो पहले से था, 2 का गुणा करवा दिए तो 2 तिहाई कितना हो गया, अब ये हो गया है 6। तो यहाँ पर आप देखो इस तरफ पोटेशियम 1 है, कैल्शियम 1 है, तो हमको इसको 2 करना है। तो 2 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुणा करवाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा करवा दिए, तो ये तो बराबर हो गया, 2 यहाँ पर भी हो गया, 2 यहाँ पर भी हो गया। लेकिन इधर ऑक्सीजन 6 है, इधर 2 है, तो कैसे बराबर होगा। आप कहोगे सर इसमें 3 का गुणा करवा दीजिए, इसमें किसका गुणा करवा दीजिए, 3 का। जैसे ही 3 का गुणा करवाएंगे ये भी क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 3 दूना कितना होता है 6 होता है। तो 6 ऑक्सीजन इस तरफ भी हो गया, 6 ऑक्सीजन इस तरफ भी हो गया। तो ये जो हमारा समीकरण है वो संतुलित है। क्यों, 2 ठो पोटेशियम 2 ठो पोटेशियम, 2 ठो क्लोरीन 2 ठो क्लोरीन, 6 ठो ऑक्सीजन 6 ठो ऑक्सीजन, आपका आ गया बराबर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अब समीकरण को संतुलित करना आ चुका है। आप अपने से जो आपकी किताब में दिया है एग्जाम्पल आप ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो फिर आप बताना, फिर हम आपको एक बार और समझा देंगे, या फिर हम ऐसे एग्जाम्पल लेकर आएंगे जहां पर बहुत सारे ऐसे समीकरण होंगे जिनको संतुलित करना होगा। ठीक है, आप हमारे साथ एग्जाम्पल मान लेते हैं 10 अगर एग्जाम्पल हम सॉल्व करवा देंगे इस पर, तो आराम से आपको संतुलित करना आ जाएगा। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि आप 3 एग्जाम्पल से पूरा का पूरा समीकरण संतुलित करना सीख चुके होंगे। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और भी बेहतरीन तरीके से आने लगेगा। ठीक है, अब चलिए टॉपिक को अपने चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास, आगे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब आप रासायनिक समीकरण को लिखते हो तो रासायनिक समीकरण को लिखते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और अगर कोई संकेत लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, उसको आपका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर जो लिखा है उसका मतलब आप पता कर ले गए तो आप ये पता कर ले जाओगे कि वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि रासायनिक समीकरण को लिखते समय संकेतों और अक्षरों का क्या मतलब होता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी रासायनिक समीकरण लिखा जाता है उसके नीचे कुछ न कुछ लिखा होता है, वो क्या बताता है एक्चुअल में, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर समझने वाले हैं। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। पहला जो हमारा है वो क्या करा है, अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था हमने आपको समझाया था, जिसको आप परिवर्तित आपका कर तो सकते हो लेकिन रासायनिक रूप से चेंज नहीं कर सकते। तो अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था, जैसे ठोस को यस से, द्रव को यल से, तथा गैस को जी से, तथा जलीय विलयन को AQ से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई रासायनिक समीकरण लिखा जाता है तो लिखने के दौरान नीचे जो है वो वहां पर यस या यल या जी या AQ लिखा मिलता है, तो उसका क्या मतलब होता है। जैसे अगर ठोस है तो यस लिखा है तो यस मतलब हो गया सॉलिड, अगर यल लिखा है तो यल का मतलब लिक्विड है, मतलब वो द्रव है, और जी लिखा है तो जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब ये होता है गैस फॉर्म में है वो, यानी आपका गैस के रूप में है। अगर AQ लिखा है तो इसका मतलब वो है कि जलीय विलयन है, इसको एक्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वा। ठीक है, एक्वेरियम माने मछली घर होता है, एक्वा का मतलब होता है जल। ठीक है, जैसे वाटर होता है तो वाटर माने जल होता है, तो एक्वा माने भी जल ही होता है, तो जलीय विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा बोल देते हैं, AQ। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो कहीं पर भी अगर आपको कोष्टक में यस ऐसे लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाइए वो है ठोस, वो है क्या, ठोस। अगर आपको यल दिखा मिले तो इसका मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड मतलब होता है द्रव। अगर आपको जी लिखा मिले तो आप समझ जाइए इसका मतलब होता है गैस। और अगर AQ आपको यहाँ पर लिखा मिले, AQ, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर AQ दिखे, AQ, तो इसका मतलब क्या होता है, जलीय विलयन। ठीक है, जलीय विलयन, इसका मतलब देखिए आपको पता होना चाहिए।
तब जाकर आप आगे समीकरण के नीचे लिखे हुए संकेतों को आसानी से समझ सकते हो। जैसे जब आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो आप देखते हो कि सड़क के किनारे कुछ संकेत लगे होते हैं बोर्ड के रूप में, और उन संकेतों का मतलब अगर आप जानते हो तो आप पहले से ही सावधान हो जाओगे उन संकेतों को देखकर। वैसे ही केमिस्ट्री में होता है कि अगर संकेत लिखे हैं और हम उनका मतलब समझ जा रहे हैं तो हम पहले से ही सावधान हो जाएंगे कि ये किस अवस्था में है या ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए दूसरा वाला टॉपिक पढ़ते हैं। क्या लिखा है? अगर उत्पाद की तरफ अवक्षेप बन रहा हो तो उसे यश से प्रदर्शित न करके, ये जो डाउन एरो है या अपर एरो है, इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी डाउन एरो से प्रदर्शित करते हैं, और अगर गैस मुक्त हो रही है तो उसे अपर एरो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, जब भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हमको उत्पाद मिलता है। उत्पाद मतलब हमारा रिजल्ट। उस रिजल्ट में अगर कोई अवक्षेप बन रहा है, अवक्षेप का मतलब होता है एक तरीके से कचरा नुमा। ठीक है, अवक्षेप बन रहा है, गाद जिसको बोलते हैं। अगर वो गाद बन रहा है तो उसको हम लोग यश से नहीं दर्शाते। क्यों? क्योंकि यश का मतलब होता है ठोस, और वो जो कचरा होता है वो पूरी तरीके से ठोस नहीं होता। या तो वो ऊपर तैरता मिलेगा या तो वो तली में बैठ जाता है। तो उसको यहाँ पर एरो को डाउन करके दिखाया जाता है। ऐसे एरो को क्या किया जाता है? डाउन कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, और अवक्षेप जो है वो नीचे की तरफ आराम से तली में आगे चलकर बैठ जाएगा। उसके बाद अगर मान लेते हैं अभिक्रिया के दौरान गैस मुक्त हुई, जैसे हाइड्रोजन गैस बहुत बार निकलता है अभिक्रिया के दौरान, तो वहां पर जो गैस मुक्त हो रही है उसको दर्शाने के लिए अपर एरो का यूज किया जाता है। यानी ऊपर तीर जो जाता हुआ दिखाई देता है वो आपका ये बताता है कि गैस मुक्त हो रही है। उसको आप जी से मत दर्शाइएगा। जी से गैस होता है, लेकिन गैस मुक्त हो रही है उसको किसे दर्शाते हो आप? यहाँ पर अपर एरो से, यानी ऊपर जाती हुई तीर से। और अगर कोई अवक्षेप बन रहा है तो उसको किससे दर्शाते हो? डाउन एरो से, यानी तीर नीचे की तरफ जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, क्योंकि देखिए हम लोग एग्जाम्पल से ही समझेंगे तब जाके ये चीज़ें आराम से समझ में आएंगी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, तो Mg लेते हैं। ठीक है, Mg लेते हैं मैग्नीशियम, और उसके बाद यहाँ पर देखिए तो लिखा है यस। उसके बाद हम लोग प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। फिर हम लोग क्या लेते हैं? फिर हम लोग यहाँ पे लेते हैं H2SO4। H2SO4। ठीक है, ये आपका क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर इसके नीचे लिखा है AQ। ठीक है, अब अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? अभिक्रिया के दौरान जो अभिक्रिया से रिजल्ट मिला वो ये मिला कि आपका इधर बना MgSO4। MgSO4 बना, और ये किस रूप में बना? तो यहाँ पर लिखा है AQ। क्या लिखा है आपका? यहाँ पर AQ लिखा है। फिर यहाँ पर हम लोग प्लस दे देते हैं, प्लस। उसके बाद क्या बना? उसके बाद बना हमारा H2, यानी हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पर जो तीर है उसको ऊपर जाता हुआ हम लोग दिखा देंगे। तीर कहाँ हम लोगों का जा रहा है? ऊपर जा रहा है। अब देखिए इसका मतलब समझिए, समीकरण पर मत जाइए, ये जो नीचे लिखे हुए हैं यहाँ पर संकेत, उस पर जाइए। यहाँ पर ये जो संकेत बना हुआ है उस पर जाइए। अब यहाँ पर Mg है। Mg का मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम यस लिखा है, इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम ठोस रूप में है। किस रूप में है? ठोस रूप में है, सॉलिड फॉर्म में है। फिर इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से। ये कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल के बगल में देखिए लिखा है AQ। AQ का मतलब ये होता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन हमने लिया है। ठोस नहीं लिया है, द्रव नहीं लिया है, गैस नहीं लिया है, जलीय विलयन लिया है। जली का मतलब होता है गाढ़ा। ठीक है, गाढ़ा आपका यहाँ पर लिया है। ठीक है, अब ये क्या है?
जलीय रूप में है। अब ये जो तीर ये बताता है कि अभिक्रिया आगे हो रही है, और ये जो एरो है ये बताता है कि अभिक्रिया के पश्चात यहाँ पर उत्पाद बन चुका है। तो यहाँ पर क्या बना, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, क्या लिखा है बगल में, AQ लिखा है, इसका मतलब जलीय रूप में हमको मिला MgSO4। फिर प्लस क्या लिखा है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के बगल में आप जब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर तीर लगा हुआ है, और ये जो तीर है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन गैस बन रहा है वो बाहर निकल जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस सबसे हल्का गैस होता है, तो वो आराम से क्या किया जाता है, बाहर निकल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो संकेत नीचे लिखे हैं उनका मतलब समझ में आया होगा, और क्यों लिखे जाते हैं वो भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, अभिक्रिया किन परिस्थितियों में हो रही है, जैसे उसका ताप क्या है, दाब कितना है, कौन सा उत्प्रेरक का इस्तेमाल हो रहा है, इन सब की जानकारी को तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अभिक्रिया किन परिस्थितियों में हो रही है, अगर आपको जानना है तो आपको तीर के ऊपर लिखे इन्फॉर्मेशन को पढ़ना पड़ेगा, जानकारी को पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर हम अभिक्रिया करवाएं, जैसे होता है ना हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का निर्माण, तो जब आप हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का निर्माण करते हो तो आप नाइट्रोजन लेते हो, क्या लेते हो, नाइट्रोजन। उसके बाद यहाँ पर अभिक्रिया करवाते हो हाइड्रोजन से। अभिक्रिया किससे करवाते हो, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाने के पश्चात आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पर नाइट्रोजन मिल जाता है। ठीक है, लेकिन इनका फॉर्म जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे नाइट्रोजन जो है वो आपका गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन भी क्या है आपका, एक तरीके से गैस है, और जो आपको अमोनिया मिला वो भी क्या है, गैस है। तो तीनों के नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे। जी का मतलब होता है गैस। अब देखिए ये समीकरण संतुलित है, ऐसा नहीं है कि ये समीकरण संतुलित नहीं है। हमने पूरा का पूरा समीकरण संतुलित करना तो आपको सिखा दिया है, और जो यहाँ पे लिखा भी है वो भी एक तरीके से संतुलित ही है। कैसे, देखिए 3 दूना यहाँ पर हो जाएगा कितना, 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पर आप देखो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन। 2 ठो यहाँ पर नाइट्रोजन है, और यहाँ पर 2 का नाइट्रोजन में गुणा हो गया तो 2 ठो नाइट्रोजन हो गया। तो ये तो आपका क्या हो गया, एक तरीके से संतुलित आपका समीकरण हो गया। ठीक है, ये आपका क्या बन चुका है, संतुलित समीकरण बन चुका है। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, अब हमको मतलब ये है कि अभिक्रिया किन परिस्थितियों में हो रही है इसको बता दीजिए। तो इसके लिए हमको चाहिए क्या, ये जो तीर आप बनाए हो, ये वाला तीर, इसके ऊपर लिखी हुई इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। तो इसके ऊपर क्या इंफॉर्मेशन लिखा जाता है, जैसे इसकी जो अभिक्रिया होती है वो 200 वायुमंडलीय दाब पर होती है। 200 वायुमंडलीय क्या होती है, दाब पर होती है। तापमान कितना होता है, तापमान होता है आपका 500 डिग्री। ठीक है, और इसमें उत्प्रेरक क्या मिलाया जाता है, लोहे का चूर्ण, यानी Fe का चूर्ण मिलाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का निर्माण करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को आपस में मिलाया जाता है, लेकिन मिलाने के दौरान जो आपका वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय दाब को देखिए ATP लिखते हैं, एटमॉस्फियर प्रेशर। ठीक है, ATP लिखा जाता है, एटमॉस्फियर प्रेशर होता है, यानी वायुमंडलीय दाब होता है। तो जो अभिक्रिया हो रही है हमारी, उस दौरान जो आपका दाब रहता है वो 200 वायुमंडल रहता है। कितना रहता है, 200 वायुमंडल दाब। जो तापमान हम लोग रखते हैं वो 500 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। और अभिक्रिया जल्दी हो इसलिए हम लोग उत्प्रेरक का चूर्ण मिला देते हैं, यानी लोहे का चूर्ण मिला देते हैं। वो एक उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक का मतलब ये होता है कि वो अभिक्रिया को जल्दी से कराने में मदद करता है। ठीक है, और एक होता है आपका मंदक। मंदक क्या होता है, अभिक्रिया को धीमा करने का काम करता है। तो हमारे पास उत्प्रेरक है, यानी ये जल्दी से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवा के हमको अमोनिया गैस
दे देता है। तो ये जो तीर के ऊपर और नीचे लिखी हुई जानकारी है, ये हमको ये बताती है कि अभिक्रिया किन परिस्थितियों में हो रही है, मतलब उसका दाब कितना है, उसका ताप कितना है, उत्प्रेरक प्रयोग हुआ है या नहीं, अगर हुआ भी है तो कौन सा उत्प्रेरक है। इन सब चीज़ों की जानकारी कौन देता है, तीर के ऊपर या नीचे लिखी हुई चीज़ें हमको बता देती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीसरा चीज़ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है आपका, आगे यहाँ पर है चौथा। चौथा क्या कह रहा है, यदि यहाँ पर यदि अभिकारक को गर्म किया जा रहा होता है तो उसे तीर के ऊपर डेल्टा या उष्मा लिखकर दिखाया जाता है। मतलब जैसे मान लेते हैं आप प्रयोगशाला में कोई अभिक्रिया करवा रहे हो और अभिक्रिया में आपको अभिकारक को गर्म करना पड़ा, तो आप किताब में या दूसरे को लिख कर कैसे समझाओगे। तो उसके लिए तरीका ये बना कि जो तीर होता है, तीर के ऊपर हम लोग ये वाला त्रिभुज का निशान जिसे डेल्टा बोलते हैं ये लगा दें, या हम हिंदी में लिख दें उष्मा। इससे पता चल जाता है कि अभिकारक को गर्म किया जा रहा है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, अगर हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, और फिर आगे चलकर हमको मिलता है कार्बन डाई ऑक्साइड। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसियस फॉर्म में होता है, यानी गैस के रूप में होता है। तो आप यहाँ पर देखो, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं, उसको अगर हम लोग गर्म करें तो हमको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग कली चूना बोलते हैं, और साथ में हमारा मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन चूंकि ये जो आपका चूना है यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म किया जा रहा है, तो गर्म किया जा रहा है तो कैसे दर्शाया जाएगा, तीर के ऊपर ये त्रिभुज वाला जो चिन्हान है यानी चिन्ह है, उसको लगाकर हम लोग बताते हैं कि ये गर्म किया जा रहा है। ठीक है, या नीचे लिख देते हैं उष्मा। अगर मान लेते हैं ये चिन्ह न लगाएं, ये चिन्ह न लगाएं, हम क्या लिख दें यहाँ पर, हम यहाँ पर लिख दें उष्मा, उष्मा लिख दें, तब पर भी सामने वाला समझ जाएगा कि अभिक्रिया हो तो रही है लेकिन इसमें अभिकारक को गर्म किया जा रहा है। बेसिकली हिंदी में उष्मा नहीं लिखते लोग, इससे अच्छा यही मानते हैं कि यहाँ पर क्या बना दिया जाए, ऐसे एक त्रिभुज बना दिया जाए, डेल्टा टाइप बना दिया जाए, ताकि क्या हो, ये आपका बताता रहे कि हमारा ये अभिक्रिया जो है वो गर्म करने पर हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि यदि अभिकारक को गर्म किया जाता है तो गर्म करने के चिन्हान को डेल्टा से दर्शाते हैं या उष्मा से लिख कर बताते हैं, वो भी तीर के ऊपर या नीचे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका, आगे देखिए यहाँ पर, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, बदलते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा पांचवा। पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा ये कह रहा है कि अगर अभिकारक, अगर अभिकारक सांद्र या तनु है तो उसे दर्शाने के लिए अभिकारक के नीचे सांद्र या तनु लिख दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग अभिकारक के नीचे या उत्पाद के नीचे यस, यल, जी या एक्यू लिखते हैं जिसका मतलब होता है ठोस, द्रव, गैस या जलीय विलयन, वैसे ही अगर अभिकारक सांद्र या तनु है तो उसको दर्शाने के लिए हिंदी में लिखा जाता है सांद्र या तनु। सांद्र का मतलब बेसिकली गाढ़ा होता है और तनु का मतलब होता है हल्का। यानी जैसे अगर हम दूध को और दही को लें तो जो आपका दही होता है वो सांद्र होता है और दूध जो होता है वो तनु होता है। तनु का मतलब होता है एकदम पानी के जैसा तरल, और सांद्र का मतलब होता है जेली की तरह आपका गाढ़ापन। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर अभिकारक सांद्र या तनु है तो आप उसके नीचे सांद्र या तनु लिख कर जरूर बताइए कि वो सांद्र या तनु है। जैसे अगर हमारे पास एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग जिंक लेते हैं। ठीक है, जिंक की अभिक्रिया किससे करवा देते हैं, H2SO4 से करवा देते हैं। किससे करवा देते हैं,
H2SO4 से करवा देते हैं, ठीक है। अब ये आपका बनाएगा क्या, ये आगे चलकर आपका बनाएगा जिंक सल्फेट यानी ZnSO4। उसके बाद क्या बनाएगा, उसके बाद ये बनाने लगेगा आपका हाइड्रोजन गैस। उसके बाद ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और ये गैस जो है ये ऊपर की तरफ ऐसे उठ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो अभी पूरा नहीं है। पूरा इसलिए नहीं है क्योंकि जेड किस फॉर्म में है नहीं पता, तो जेड सॉलिड फॉर्म में है यानी ठोस है, तो इसके नीचे यस लिख दिए। उसके बाद ये जो आपका H2SO4 है ये तनु अवस्था में है, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, लेकिन जली है तो AQ लिखना पड़ेगा, एक्वा लिखना पड़ेगा। उसके बाद बना क्या, ZnSO4, ये भी आपका जिंक सल्फेट बना, लेकिन किस फॉर्म में बना, जली फॉर्म में बना, इसलिए इसके नीचे क्या लिखना पड़ा, यहाँ पर AQ लिखना पड़ा। और हाइड्रोजन गैस है, आप यहाँ देख रहे हो तीर लगा है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर जी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बचेगा ही नहीं, ये ऊपर उठकर चला जाएगा, निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर अभिकारक या उत्पाद दोनों में से कोई भी तनु या सांद्र होता है तो आप क्या करिए कि उसके नीचे जरूर लिखिए तनु या सांद्र, ताकि सामने वाले को या एग्जामिनर को समझ में आए कि बच्चा कहना क्या चाहता है और वो क्या लेकर अभिक्रिया करवाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है आपका यहाँ पर, अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पर देखिए, अगर हम आगे की बात करें तो छठवां छठवां कंडीशन क्या है, छठवां कंडीशन यही है आपका, छठवां कंडीशन यही है आपका कि यदि अभिक्रिया के दौरान उष्मा मुक्त होती है, मान लेते हैं अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया के दौरान उष्मा मुक्त होती है, मतलब अभिक्रिया हो रही है तो आपको दिख रहा है कि उसमें से उष्मा यानी गर्मी बाहर आ रही है, तो उस बाहर आती हुई गर्मी को दर्शाने के लिए प्लस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। और अगर उष्मा अवशोषित हो रही है, लग रहा है कि आपको बाहर से उष्मा लिया जा रहा है, तो इसको माइनस चिन्ह के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है। यानी अगर उष्मा अवशोषित होती है तो माइनस, और अगर उष्मा उत्सर्जित होती है तो प्लस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर हम कार्बन की अभिक्रिया किससे करवा दें, अगर हम कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवा दें तो क्या बनेगा, आप जानते हो ये बनेगा कार्बन डाई ऑक्साइड CO2। लेकिन इसके साथ साथ उष्मा मुक्त होगी, यानी उष्मा बाहर की तरफ जाएगी। बाहर की तरफ कितना जाएगी, 94 किलो कैलोरी, 94 किलो, यहाँ पे लिख देंगे कैलोरी। उष्मा क्या हुई, मुक्त हुई। तो मुक्त हुई उष्मा को किससे दर्शाया गया, तो मुक्त हुई उष्मा को दर्शाया गया प्लस से। अच्छा, कार्बन किस रूप में है, तो कार्बन यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये सॉलिड रूप में है, सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में है। ऑक्सीजन किस अवस्था में है, तो ऑक्सीजन जो है वो गैस अवस्था में है क्योंकि ऑक्सीजन गैस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड किस अवस्था में, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक तरीके का गैस ही होता है, ठीक है। अब कितना उष्मा मुक्त हुआ, तो मुक्त हुई उष्मा को किससे दर्शाते हैं, प्लस से, और इसमें 94 किलो कैलोरी उष्मा मुक्त हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर उष्मा अवशोषित होता है तो कैसे दर्शाते हैं। जैसे अगर हम कार्बन की अभिक्रिया सल्फर से करा दें, किससे करा दें, सल्फर से, तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा कार्बन डाई सल्फाइड। तो यहाँ पर दो ठो सल्फर है तो दो का यहाँ पर गुणा कर देंगे ताकि ये संतुलित हो जाए। अब आप जानते हो, क्या जानते हो, कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, सल्फर भी आपका किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, और आपका ये जो बना है, क्या बना है आपका, कैल्शियम सल्फेट। तो जो कैल्शियम सल्फेट है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और अभिक्रिया के दौरान यहाँ पर गौर किया जाता है कि ये उष्मा जो है वो बाहर से अवशोषित करता है। कितना उष्मा बाहर से अवशोषित करता है, 22 किलो कैलोरी। कितना उष्मा अवशोषित करता है, 22 किलो कैलोरी उष्मा क्या करता है, ये बाहर से अपने अंदर खींच लेता है। तो ये उष्मा अवशोषित कर रहा है ये वाला,
इस वजह से यहाँ पर जो चिन्ह लगा हुआ है आपका, वो लगा हुआ है माइनस का, और यहाँ पर ये उष्मा का उत्सर्जन कर रहा था, तो यहाँ पर ये आपका चिन्ह लगा है प्लस का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका, आगे यहाँ पर है सातवां। सातवां क्या कह रहा है, सातवां ये कहता है कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। अभिक्रिया उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय का मतलब होता है, पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर उसे, यहाँ पर चिन्ह हमसे नहीं बन रहा था तो हम यहाँ पर बना देते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पर अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर उसे इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। ये जो चिन्ह ये बताता है कि अभिक्रिया होने के पश्चात भी अगर आप चाहो कि हमको पुराना प्रोडक्ट चाहिए तो आप पुराना प्रोडक्ट ले सकते हो। जैसे अगर आपको चाहिए, हैबर प्रक्रम द्वारा आपने क्या बना लिया, अमोनिया बना लिया, लेकिन आपको चाहिए कि नहीं नहीं, हमें अमोनिया से हाइड्रोजन को अलग करना है और नाइट्रोजन को अलग करना है, तो आप कर सकते हो, यानी वो अभिक्रिया रिवर्स अभिक्रिया हो जाएगी। उत्क्रमणी का मतलब ये होता है कि अभिक्रिया उल्टा हो जाए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास अगर हाइड्रोजन है H2, इसकी अभिक्रिया हम आयोडीन से करवा देते हैं I2 से, तो ये जो अभिक्रिया होगी, ये अभिक्रिया एक तरीके से उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी और जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पर बन गया HI, तो यहाँ पर संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो ठो हाइड्रोजन इस तरफ है तो दो से गुणा करा देंगे। जैसे दो ठे गुणा कराएं, दो हाइड्रोजन हो गया, दो ठो आपका आयोडीन हो गया, तो यहाँ पर आयोडीन दो ठो है, तो मतलब ये आपका समीकरण जो है वो संतुलित है। लेकिन ये वाला जो चिन्ह लगा है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय का मतलब ये होता है कि देखिए इस तरफ का क्या है, अभिकारक है, इस तरफ क्या है आपका अभिकारक, और इस तरफ क्या है आपका उत्पाद है। तो अगर आप अभिकारक से उत्पाद बना लिए हो और चाहते हो कि नहीं नहीं मुझसे गलती हो गई, मैं चाहता हूं कि जैसे पहले था सब वैसे ही हो जाए, यानी आप उत्पाद से पुनः अभिकारक बनाना चाहो तो बना सकते हो। यानी हाइड्रोजन और आयोडीन से हाइड्रोजन आयोडाइड तो बन गया, लेकिन आप अगर कहो कि नहीं नहीं हमको हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन अलग करना है और ऑक्सीजन अलग करना है, तो आप कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पर जो आपका तीर दिया गया है वो ऐसे दिया गया है कि एक बेरिया अभिक्रिया ऐसे हो गई, आप चाहो तो फिर से इसको ऐसे रिवर्स कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। तो रासायनिक समीकरण को अधिक तरीके से सूचनात्मक कैसे बनाते हैं, हमने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं समझा दिया, रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं वो भी समझा दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक जो भी हम बताए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग जो कल की वीडियो है उसमें पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के लाभ क्या होते हैं और उनकी हानि क्या होती है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ जो हमारे साथ प्रॉफिटेबल होती है वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर लॉस में भी होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमको ये जानना है कि रासायनिक समीकरण के क्या लाभ हैं और क्या हानि है। तो कल की वीडियो में हमारा यही टॉपिक रहेगा, रासायनिक समीकरण का क्या लाभ है और क्या हानि है। आज के लिए हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा बन चुका है क्योंकि टॉपिक को समझाते हुए वक्त लगता है, तो कोई बात नहीं, हमारा जो वीडियो है इससे अगर आप सीख रहे हो तो ये जो आपका वीडियो है वह आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ एक अगले वीडियो में जहाँ पर हम लोग अगले टॉपिक की तैयारी कर रहे होंगे और वहाँ पर चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको, या
ये जो पढ़ाया हुआ पीडीएफ है वो मिल जाएगा और आराम से आप उसका रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के साथ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।